नमस्कार। अध्यापिका जी चैनल पर एक बार आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन। जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ नेताजी का चश्मा का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पाठ की मुख्य कहानी क्या है, लेखक का उद्देश्य क्या है इस कहानी को लिखने के पीछे, इसके लेखक की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे तथा ये भी जानेंगे कि माइंड मैप के द्वारा इस पाठ को कैसे पढ़ा जा सकता है। इस पाठ में आने वाली मुख्य पंक्तियों का आशय स्पष्टीकरण और कठिन शब्दों के अर्थ भी हम आज जानेंगे। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं पाठ नेताजी का चश्मा। इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, जिनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। उनका बचपन व नौकरी का अधिकतर समय राजस्थान में ही व्यतीत हुआ था। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में जहां वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, वहीं हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभावों के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। अर्थात स्वयं प्रकाश जी ने अपनी कहानियों में समाज में होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। हम समाज में देखते हैं कि जाति, धर्म, संप्रदाय और लिंग के आधार पर चारों तरफ भेदभाव जो है वो हो रहा है। स्वयं प्रकाश जी ने इसी के विरुद्ध आवाज उठाई है और हमें भी इस बात के लिए प्रेरित किया है कि हम इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह। इनके 13 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान प्रमुख है। इन्होंने उपन्यासों की रचना भी की है, जिनमें इनका विनय और ईंधन एक चर्चित उपन्यास है। इस पाठ का अवधारणा चित्र अर्थात माइंड मैप जो है वो इस प्रकार से है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति को प्रकट करने के लिए सेना में होना आवश्यक नहीं है। लेखक ने यह बताया है कि हम देशभक्ति अपने अपने तरीके से किसी भी जगह किसी भी रूप में कर सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम सीमा पर रहकर सैनिक ही बने। देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना को प्रदर्शित करना भी इस कहानी का उद्देश्य है। सरकारी तंत्र की बदहाल व्यवस्था को प्रदर्शित करना और उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी कैप्टन की देशभक्ति की भावना, बच्चों द्वारा सरकंडे के चश्मे का प्रयोग करना, पान वाले द्वारा कैप्टन का मजाक उड़ाना अपंग मानसिकता का परिचायक है। इस पाठ के जो मुख्य पात्र हैं वो 3 हैं, हालदार साहब, कैप्टन और पान वाला। इनके कुछ व्यक्तित्व का परिचय जो है वो उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जो कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालदार साहब एक सरकारी अधिकारी थे। वो पान खाने के शौकीन थे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, अर्थात हर चीज के बारे में उन्हें जानने की इच्छा रहती थी। महापुरुषों का सम्मान करने वाले, दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति, दिव्यांग का मतलब है जो अपंग व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति उनमें सहानुभूति की भावना थी, देशभक्ति की भावना थी और साथ साथ वह भावुक प्रवृत्ति के भी थे, अर्थात बहुत जल्दी जो है वो भावनाओं में बह जाते थे। कैप्टन के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। कैप्टन जो है वो चश्मों को बेचने वाला था। वो कोई सेना में नहीं था, बल्कि वो चश्मे बेचता था और लोगों ने उसका नाम देशभक्ति के कारण ही कैप्टन रख दिया था।
वो एक सच्चा देशभक्त था, दिव्यांग था अर्थात वो अपंग था, वो लंगड़ा था, चल नहीं पाता था ठीक तरह से। दृढ़ इच्छा शक्ति थी, अपंग होते हुए भी उसके अंदर इच्छा शक्ति जो है वो प्रबल थी। कार्य के प्रति सजग था, शहीदों का सम्मान करने वाला था। पान वाला हंसमुख स्वभाव का था, पान खाने का शौकीन था और यही कारण है कि हर समय उसके मुंह में पान रहता था, जिससे उसके दांत जो हैं वो भी काले और लाल हो गए थे। असंवेदनशील था, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला था, व्यवसाय के प्रति समर्पित तथा वो उपहास उड़ाने वाला था। इस पाठ का संक्षिप्त सार जो है वो इस प्रकार से है। इस पाठ में एक कस्बे का जो है वो वर्णन किया गया है। एक हालदार साहब थे, उन्हें कंपनी के काम से हर 15वें दिन में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, उसमें कुछ ही पक्के मकान थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, एक ओपन एयर थिएटर था और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो वो कुछ ना कुछ उस कस्बे के विकास के लिए काम भी करवाती रहती थी। जैसे कभी कभी सम्मेलन करवा देती थी, कभी सड़कें पक्की करवा देती थी, कभी शौचालय बनवा देती थी। इसी नगर पालिका के एक उत्साही बोर्ड के अध्यक्ष ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का निर्णय लिया। अब जब उन्होंने निर्णय लिया तो मूर्ति बनाने का काम भी किसी को सौंपना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर जिनका नाम मोतीलाल जी था उन्हें सौंप दिया। क्योंकि नगर पालिका का जो कार्यकाल था वो समाप्त होने वाला था, इसलिए उन्हें मूर्ति बनवाने की भी जल्दी थी और उनका बजट भी जो था वो लागत से काफी कम था। अर्थात उन्होंने जो सोच रखा था कि इतने रुपयों में हम अपनी मूर्ति को बनवा लेंगे, लेकिन मूर्ति की जो लागत थी वो उससे काफी अधिक आ रही थी। अच्छे शिल्पकारों के बारे में उनको जानकारी भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या करा कि ये कार्य उसी कस्बे के जो स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी को सौंप दिया और उन्होंने 1 महीने में मूर्ति बनाकर देने का भरोसा भी उन्हें दिलवाया था। अब मूर्ति जो कस्बे पर लगाई गई सुभाष चंद्र बोस की, वो मूर्ति किस प्रकार की थी, देखने में कैसी लगती थी? वो मूर्ति बहुत ही सुंदर थी, संगमरमर की बनी हुई थी, अर्थात जो सफेद रंग का मार्बल होता है उस मार्बल के पत्थर से वो बनी थी। सिर की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची थी। इस प्रकार की मूर्ति को बस्ट कहते हैं, अर्थात जो मूर्ति केवल कमर तक की होती है, पूरी सिर से लेके पैर तक की ना होकर केवल कमर तक की ही मूर्ति होती है, इसी तरह की मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। मूर्ति में नेताजी बहुत कम उम्र के लग रहे थे और वे फौजी वर्दी में थे। मूर्ति इतनी स्वाभाविक लगती थी कि उसको देखते ही सुभाष चंद्र बोस की याद आ जाती थी और उन्होंने जो नारे दिए हैं वो हमें याद आने लगते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा तथा दिल्ली चलो। मूर्ति हर तरीके से बहुत सुंदर थी, बस उसमें एक ही कमी थी कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन पत्थर का नहीं था, एक असली चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था। हालदार साहब उस कस्बे से जो है वो गुजरते थे। अब उस कस्बे में उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, इसके बारे में जानते हैं। जिस कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे उस कस्बे के चौराहे पर एक पान की दुकान थी। हालदार साहब को पान खाने का बहुत शौक था, इसलिए वह उस पान की दुकान पर रुकते और चौराहे पर जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी उसे निहारते रहते। पान वाला जो था, जो पान बेचता था, वो बहुत मोटा, काला लेकिन बहुत खुश मिजाज व्यक्ति था।
उसे भी पान खाने का बहुत शौक था। वह कैप्टन का मजाक उड़ाता था, लेकिन इसके साथ साथ वह भावुक भी था, क्योंकि जब कैप्टन की मृत्यु का समाचार उसने हालदार साहब को बताया, तब उसकी आंखों में पानी था। हालदार साहब ने मूर्ति को किस तरह से पहचाना? हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो उन्होंने इस बात को पहचान लिया था, अर्थात इस बात को उन्होंने लक्षित कर लिया था कि मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई है, लेकिन जो उस पर चश्मा लगा हुआ है वो वास्तव में असली चश्मा है, वो पत्थर का नहीं है। उसको देखकर उनके चेहरे पर एक आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई। अगले बार जब वह कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि मूर्ति पर चश्मा दूसरा है। हर बार वह पान खाने के लिए चौराहे पर रुकते और बदलते हुए चश्मों को देखते। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर चश्मा होता, तो कभी मोटे फ्रेम वाला चश्मा होता। अर्थात जो मूर्ति थी उस पे चश्मा हर बार बदलता हुआ वो देख रहे थे। हालदार साहब को ये बात बहुत ही पसंद आई कि मूर्ति रंग रूप आकार तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। इस तरह चश्मा बदलने से मूर्ति में कुछ नयापन दिखाई देने लगता है। चश्मा कैसे बदलता है, इस बारे में उन्होंने पान वाले से ही बातचीत की। हर बार बदलते हुए चश्मों को देखकर हालदार साहब को बहुत ही आश्चर्य होता था। उनके मन में यह जानने की इच्छा थी कि आखिर मूर्ति का चश्मा बदल कैसे जाता है। उन्होंने एक बार पान वाले से ही पूछ लिया कि तुम्हारे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदल कैसे जाता है, कौन बदलता है ये चश्मा? पान वाला उस समय पान खा रहा था। उसने पान थूका और बताया कि कैप्टन ऐसा करता है। हालदा साहब को सोचकर बहुत ही अच्छा लगा कि इस कस्बे में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति को देख नहीं पा रहा है और वह उस पर असली चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब के मन में कैप्टन की क्या छवि बनी? उन्होंने कैप्टन को देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने कैप्टन के बारे में अनुमान लगाया था। हालदार साहब के मन में कैप्टन की एक काल्पनिक तस्वीर बनी। उन्होंने सोचा, अवश्य ही कैप्टन जो है वो कोई लंबा चौड़ा ताकतवर रिटायर्ड फौजी होगा, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी होगा, अथवा आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही होगा, क्योंकि उसके कार्य से हालदार साहब ने ये अनुमान लगाया था कि अवश्य कोई नेताजी से प्रेम करने वाला, नेताजी से सबका सम्मान करने वाला ही व्यक्ति इस काम को कर रहा होगा। लेकिन उनके आश्चर्य का तब ठिकाना ना रहा जब उन्होंने कैप्टन को वास्तव में देखा। कैप्टन हालदार साहब की काल्पनिक सोच से बिल्कुल विपरीत था। वह एक दुबला पतला लंगड़ा व्यक्ति था जो फेरी लगाता था। उसकी अपनी कोई दुकान भी नहीं थी। कैप्टन की देशभक्ति के सम्मुख हालदार साहब नतमस्तक हो गए। अर्थात जो अपंग होते हुए भी, जिसके पास धन दौलत नहीं है, अपनी कोई दुकान भी नहीं है, फिर भी नेताजी का सम्मान करने के कारण, देशभक्तों का सम्मान करने के कारण वह उस मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, जिस मूर्ति पर वास्तव में मूर्तिकार ने चश्मा नहीं बनाया था। अब हालदार साहब ने सोचा, आखिर मूर्ति पर चश्मा ना होने का क्या कारण हो सकता है। मूर्तिकार शायद यह तय नहीं कर पाया होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, या कोशिश की होगी परंतु असफल रहा होगा। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, लेकिन वह गिरकर टूट गया होगा। मूर्ति बहुत जल्दबाजी में बनाई होगी, या बहुत ही बारीकी के चक्कर में शायद चश्मा जो है वो टूट गया होगा। अब उस मूर्ति पर चश्मा बदलने का वास्तव में कारण क्या था?
जो चश्मे वाला था वो उसके पास कुछ गिने चुने ही फ्रेम थे। यदि किसी ग्राहक को नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम पसंद आता, अर्थात यदि कोई खरीदने वाला उसके पास आता और उसको नेताजी की जो मूर्ति पर फ्रेम लगा हुआ है वो ही पसंद आता, तो वो कैप्टन जो है वो क्या करता, वो नेताजी से क्षमा मांगते हुए उस फ्रेम को नेताजी की मूर्ति पर से उतारता और वह उस ग्राहक को दे देता तथा नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता। इस प्रकार से मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता था। अब एक बार जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। उस दिन कस्बे की सभी दुकानें बंद थीं, इसलिए वह इस कारण को जान नहीं पाए कि आखिर मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। अगली बार भी जब हालदार साहब वहां से निकले तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। तब उन्होंने पान वाले से ही पूछा कि तुम्हारे नेताजी की मूर्ति पर अब चश्मा क्यों नहीं है। पान वाले ने भावुक होते हुए बताया कि कैप्टन मर गया। अब हालदार साहब ने क्या निर्णय लिया, उन्होंने जब अगले बार वो कस्बे से गुजरे तब भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं देखा, क्योंकि मूर्तिकार तो चश्मा बनाना भूल ही गया था और उस मूर्ति पर जो चश्मा लगाने का कार्य जो कैप्टन करता था वो भी मर गया था। इस बार वह घर से यही निश्चय करके निकले थे कि आज उस कस्बे के चौराहे पर वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, पान भी कहीं आगे चलकर ही खा लेंगे। लेकिन जैसे ही जीप चौराहे के निकट पहुंची, हालदार साहब ने वहां ऐसा कुछ देखा कि वो एकदम से चीखे और चलती हुई जीप से ही उतरकर मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं, अर्थात जैसा बच्चे खेल खेल में जो है वो चश्मा बनाते हैं, जो एक तरीके का पौधा होता है सरकंडा जिसमें गांठें होती हैं, उससे वो चश्मा बना लेते हैं। आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ, जैसे बच्चे कुल्फी खाते हैं, कुल्फी की जो सीक होती है उस सीक को भी यदि हम ऊपर से छिलका उतारें और इसके ऐसे गोल गोल घेरे से बनाएं तो वो चश्मा आसानी से बन जाता है। इसी प्रकार जो बच्चे सरकंडे का चश्मा बनाते हैं, उन्होंने वहां पर मूर्ति पर वो चश्मा लगाया हुआ था और हालदार साहब ने जब उस चश्मे को देखा तो वास्तव में वो बहुत भावुक हो गए और उन्हें ये पता चला कि वास्तव में जो देशभक्ति की भावना है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो चुकी है। आज के बच्चों में भी देशभक्ति की भावना अभी तक जीवित है। अब इस पाठ के हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। उआपो माने असमंजस की स्थिति, अर्थात जब हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, ये सही है या वो सही है, उस स्थिति को असमंजस की स्थिति कहा जाता है। कमसिन माने कम उम्र का, सराहनीय प्रशंसा करने के योग्य, संगमरमर सफेद रंग का पत्थर, लक्षित समझना या पहचान लेना, कौतूहल आश्चर्य, दुर्दमनीय मतलब जिसे दबाना कठिन हो, दरकार मतलब इच्छा, फेरी लगाना गलियों में घूम घूम कर सामान बेचना, संदूकची छोटा सा टीन का बक्सा, हृदय स्थली कस्बे का मुख्य चौराहा, प्रतिमा मूर्ति, प्रतिष्ठापित स्थापित, सरकंडा एक पौधा जिसके तने में गांठ होती है। अब इस पाठ में जो कुछ मुख्य पंक्तियां आई हुई हैं, जो कुछ समझ पाना बहुत कठिन है, उनका आशय स्पष्टीकरण करके मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूं। कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या आकार का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। इन पंक्तियों में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि कोई भी कार्य जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता।
हम जिस भावना से उस काम को करते हैं वो भावना ही कार्य को छोटा और बड़ा बना देती है। कस्बे के नागरिकों ने जो ये प्रयास किया था कि मूर्तिकार ने मूर्ति पर चश्मा नहीं बनाया था, तो कस्बे में से ही जो कैप्टन एक नाम का एक व्यक्ति था, जो किसी सब कैप्टन कहते थे, उसने ये प्रयास किया कि वो एक चश्मा, असली का जो चश्मा था, वो मूर्ति पर लगा देता था। तो उसका ये प्रयास सराहनीय ही है। ये बहुत छोटा सा काम था, लेकिन इस छोटे से काम के पीछे जो भावना छिपी हुई थी, जो देशभक्ति की भावना छुपी हुई थी, उसने ही इस छोटे से काम को महान बना दिया था। वरना तो देशभक्ति आजकल एक मजाक का विषय बनकर ही रह गई है। अगली पंक्तियां हम देखते हैं। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इन पंक्तियों में हम देख रहे हैं कि मानक हिंदी की दृष्टि से यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो गलत हैं, लेकिन पाठ में ये पंक्तियां पान वाले के द्वारा कहलवाई गई हैं, जो एक कस्बे का ग्रामीण व्यक्ति था। इसलिए उसकी भाषा का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर मानक हिंदी के शब्दों का शुद्ध प्रयोग नहीं किया गया है। कोई ग्राहक आ गया समझो, मतलब जो कैप्टन था वो चश्मे बेचता था, उसके पास मानो कोई ग्राहक आया चश्मा लेने के लिए, उसको चौड़े चौखट चाहिए। चौखट मतलब फ्रेम, मान लो उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन के दर से लाएगा, क्योंकि कैप्टन के पास तो गिने चुने ही चश्मे हैं। गिने चुने फ्रेम उसके पास होने के कारण उसके पास चौड़े फ्रेम वाला केवल एक ही चश्मा है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा हुआ है। तो वो क्या करता, उसको मूर्ति से उतारता और वह उस ग्राहक को दे देता और उधर दूसरा लगा देता। मतलब यहाँ लिखा है जैसे दूसरा बिठा दिया, मतलब वहां पर वो दूसरा फ्रेम का चश्मा जो है वो लगा देता था। और यही कारण है कि चश्मा जो है वो नेताजी की मूर्ति पर बदलता रहता था। अगली पंक्तियां। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने उन लोगों पर व्यंग किया है जो देशभक्तों का मजाक जो है वो उड़ाते हैं। हालदार साहब जो है वो जब कस्बे से निकलते थे और कैप्टन के मरने के बाद उन्होंने कई बार से मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा, तो वो सोचने लगे कि वास्तव में उस पीढ़ी का क्या हुआ। कौन मतलब पीढ़ी, कि उस पीढ़ी का क्या होगा जो कि देशभक्तों का सम्मान नहीं करती है। और साथ ही जिन देशभक्तों ने, जिन शहीदों ने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, ऐसे पूजनीय ऐसे सम्मानीय देशभक्तों का जो है वो मजाक उड़ाती है, उन पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए वो देश को जो है वो ताक पर रख देते हैं। कोई भी बुरे, छोटे से छोटा काम, बुरे से बुरा काम जिससे देश को हानि हो सकती है, जिससे देश की अस्मिता पर आघात हो सकता है, ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमको यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी भी देशभक्तों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप अपने कमेंट्स के द्वारा अवश्य मुझे ये बताएं कि आपको पाठ कैसा लगा, कितना समझ में आया। आपके ये कमेंट्स मेरे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में अगले विषय के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।